Okay, now this is Davison and Germer experiment. This article is about Davison and Germer experiment. इसकी क्या ज़रूरत पेश आई? गर्ल्स जो अभी इससे स्टूडेंट्स इससे पहले जो हमने जो कुछ पढ़ा है दैट वाज ऑल प्रैक्टिकल नॉलेज. फिजिक्स में हमेशा किसी भी कॉन्सेप्ट को आप तभी एक्सेप्ट करते हैं अगर उसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ आता है. तो ये क्या था? इट वाज द फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल कंफर्मेशन ऑफ द वेव नेचर ऑफ पार्टिकल. मतलब विद एवरी पार्टिकल, हर पार्टिकल के साथ वेव एसोसिएटेड है, राइट? तो if de Broglie wave exists, then they should show diffraction. आपको पता है जिधर वेव होगी वो उसकी कंफर्मेशन क्या होती है वेव नेचर की? थ्रू डायफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट. तो अगर तो डायफ्रैक्शन होती है किसी भी तरीके से, कोई एक्सपेरिमेंट जैसे इन्होंने डिवाइस किया अभी मैं आपको बताती हूँ, तो फिर हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे और हम इसकी लैम्डा की वैल्यू इससे फाइंड आउट करते हैं. तो थ्योरेटिकल वैल्यू जो कि डी ब्रॉय ने हमें लैम्डा इक्वल टू एच ओवर पी का फॉर्मूला दिया है उससे, और जो इसके एक्सपेरिमेंटली जो किया गया है वो अगर दोनों एक आ जाती हैं तो हम कहेंगे कि यस दिस कॉन्सेप्ट इज करेक्ट. तो आगे अब चलते हैं. अब ये देखिए मैंने लिखा एक्सपेरिमेंटल सेटअप, ये आपकी बुक में भी फिगर बनी हुई है. इलेक्ट्रॉन्स आर क्रिएटेड फ्रॉम हीटेड फिलामेंट एफ. आप देख सकते हैं इसके पीछे ना गर्ल्स पूरा सेटअप लगाया हुआ है. ये पोटेंशियल दी हुई है ताकि वो हीट हो. ये फिलामेंट ऐसे ही नहीं है, हवा में नहीं, ये इधर इसके पीछे कनेक्शंस किए हुए हैं. ये जब हीट होगी तो ऑब्वियसली इधर से इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे. ये सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा क्लियर करने के लिए यहाँ पे इनको ऐसे शो करना चाहिए कि दीज आर इलेक्ट्रॉन्स. इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग. अब क्या होगा? ऑब्वियसली दिस इज अ निकल क्रिस्टल. उन्होंने निकल ली है. निकल क्रिस्टल को स्ट्राइक करेंगे. ये मैंने एक और फिगर भी बना दी है और यहाँ पे पोटेंशियल नहीं शो की हुई. बेसिकली ऑब्वियसली दे शुड बी एक्सेलरेटेड थ्रू सर्टेन पोटेंशियल. पोटेंशियल डिफरेंस दिया गया है, उसके थ्रू ये एक्सेलरेट होंगे, क्रिस्टल को स्ट्राइक करेंगे. यहाँ पे डिटेक्टर रखा हुआ है. अच्छा ये क्या है? ये जो बनाया हुआ है आपकी बुक में, बेसिकली ये ऐसी है कि ये डिटेक्टर इज मूवेबल. मैं इधर भी रख सकती हूँ, मैं इधर भी रख सकती हूँ, मैं इधर भी रख सकती हूँ. इसीलिए ये बनाया गया कि इसकी यू कैन चेंज द पोजीशन ऑफ डिटेक्टर. डिटेक्टर की क्या जरूरत पड़ गई? जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स डायफ्रैक्ट होंगे निकल क्रिस्टल से तो क्या होगा? दे विल मूव टुवर्ड्स डिटेक्टर. वो डिटेक्टर की तरफ जाएंगे. डिटेक्टर उसको जितने इलेक्ट्रॉन्स आए होंगे, वो 100 हैं, वो 50 हैं, वो उनको डिटेक्ट करेगा. किसके ऊपर डिपेंड करेगा कि इलेक्ट्रॉन्स की कितनी तादाद होती है? इस एंगल के ऊपर डिपेंड करेगा. फाइन. हो सकता है कि इस एंगल के ऊपर अगर मैं इधर डिटेक्टर को रखूं तो यहाँ पे उसकी तादाद कम हो जाए इस एंगल पर, और हो सकता है इधर भी कम हो जाए. लेकिन जब मैंने इस एंगल पे रखा है तो इसकी तादाद ज्यादा हो जाए. पता कैसे चलेगा इलेक्ट्रॉन्स का? इसके साथ इन्होंने इधर शो नहीं किया हुआ लेकिन करंट को मेजर कर रहे होते हैं साथ. जब करंट को मेजर करते हैं, ये मैंने छोटा सा आपको समझाने के लिए एक छोटा सा टेबल बनाया कि एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन और करंट दोनों के दरमियान रिलेशन, कि जब आपका एंगल 10 है, 20 है, 40 है, 90 तक उन्होंने एंगल लिया है और फिर करंट को मेजर कर लिया. अच्छा इसको कहते हैं रेडियल ग्राफ. इन्होंने सीधी सीधी अलोंग द रेडियस लाइनें खींची हैं करंट को शो करने के लिए. जब ये इस 10 था तो इतना करंट था, जब ये 20 हुआ है तो करंट इतना हुआ है. तो बेसिकली इसको ज्वाइन करके ये वाली शक्ल. ये बस आपको एक्स्ट्रा बताने के लिए कि इसमें किया क्या है, राइट? ओके, दिस इज द क्वांटिटेटिव प्रूफ. नाउ गेन इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. क्वांटिटेटिव प्रूफ कि इसको मैं प्रूव करूंगी क्वांटिटेटिवली थ्रू फॉर्मूला कि वेवलेंथ की मेरी क्या वैल्यू आती है और वो एग्री दोनों करती हैं या नहीं, एक्सपेरिमेंटल और थ्योरेटिकल वैल्यू. तो व्हेन एक्सेलरेटेड थ्रू पोटेंशियल V, तो ऑब्वियसली दोनों इक्वल होना चाहिए. हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू VE. ये भी कह सकते हैं गेन इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी. तो इसको m स्क्वायर v स्क्वायर इज इक्वल टू 2mve क्यों किया? क्योंकि मैंने इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करना है. मुझे p मालूम करना है कि p क्या है, इसके लिए मैंने ये किया. तो ये आ जाएगा m स्क्वायर v स्क्वायर इज इक्वल टू दिस, mv इज इक्वल टू दिस. सो p इज इक्वल टू 2mve. We
नो ऑल क्वांटिटीज, मुझे इलेक्ट्रॉन्स का मास भी पता है, मुझे पोटेंशियल भी पता है, मैंने खुद दी है 54 वोल्ट्स है, ई भी पता है मुझे, चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन ये भी मुझे पता है। नाउ फ्रॉम डी ब्रॉय रिलेशन वो क्या कहता है, वो कहता है लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर पी, इसमें आपने वैल्यूज पुट की, ये वाली आई है वैल्यू 1.66 इंटू 10⁻⁻10। अगर आप इसको गौर से देखें, ये जो 10⁻⁻10 आप लोगों ने, मेरा ख्याल है आपका फर्स्ट ईयर का 9th चैप्टर है जिसमें आपने एक्सरे डिफ्रैक्शन का पढ़ा हुआ है, और ब्रैग्स लॉ मेरा ख्याल है वो आपने पढ़ा था, और उसमें आपने देखा था जो एक्सरे की जो वेवलेंथ थी वो भी यही थी। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन्स के साथ जो वेव एसोसिएटेड है बेसिकली इट इज एक्स रे, इट हैज अ वेवलेंथ इक्वल टू एक्स रे, ये हम कह सकते हैं, राइट। अब इस तरफ देखते हैं, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ लैम्डा इज, ये मैंने हेडिंग दी, इसको मैंने कहा है कि आप इसको हेडिंग दो, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ लैम्डा इज इन एग्रीमेंट विद थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ लैम्डा। इससे ना हमें बहुत ज्यादा क्लियर हो जाता है कि आप कर क्या रहे हो। नाउ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की मैंने रफ सा डायग्राम बनाया, इतना अच्छा नहीं बनाया, बट यू कैन सी योर 9th फर्स्ट ईयर बुक, उसमें ये बना हुआ है, 9th चैप्टर में ही है। इसी तरह एटम्स को शो किया हुआ है, इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो डी है, और ये आपकी इंसिडेंट रे है, और जो एक्स रे जब आ रही होती थी, और ये आपकी डिफ्रैक्टेड होती थी, कुछ ये इधर से जाती थी और ऐसे मूव करती थी, और फिर यहाँ से आप इंटरफेरेंस पैटर्न को स्टडी करते थे या डिफ्रैक्शन पैटर्न को स्टडी करते थे। नाउ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन, अब इधर क्या फर्क है, ये मैं देखे, मैंने इसीलिए जान के पहले नहीं बनाया ताकि मैं इसको इलेक्ट्रॉन शो करूँ। नाउ दिस इज द बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये आ रही है, ये निकल क्रिस्टल के ऊपर आई है, ग्लांसिंग एंगल कितना है 65 डिग्री है, अकॉर्डिंग टू ब्रैग रिलेशन इट इज 2d sin थीटा इज इक्वल टू m लैम्डा। अब सबसे इंपॉर्टेंट इसमें चीज क्या है, फॉर फर्स्ट मिनिमा, मैं अक्सर लोगों से पूछती हूँ तो उनको ये नहीं पता होता कि व्हाई वी आर राइटिंग फर्स्ट मिनिमा, व्हाई वी आर राइटिंग m इज इक्वल टू 1 इन दिस फॉर्मूला, राइट। तो होता क्या है कि डिफ्रैक्शन में आपका जो ये आती है फिगर, मैं इसमें आपको जरा थोड़ा सा इसमें बनाना चाहूंगी कि अगर आपको याद हो, जो जैसा कि आपने पढ़ा हुआ है, आप देखेंगे तो आपको याद आ जाएगा, ये ऐसे 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 ऐसे। Now this is maxima and this is first minima. तो फर्स्ट मिनिमा इसको कहते हैं, और जो मैक्सिमा आया वो हमारे पास 65 डिग्री के ऊपर है। तो इस वजह से हम क्या लेते हैं, बिल्कुल ये वैसा ही पैटर्न बन गया जो कि आपने एक्स-रेज में देखा था, जो आपने फर्स्ट ईयर में किया था। तो ऑब्वियसली इस वजह से सिर्फ हमने m इज इक्वल टू 1 लिखा है। हम 2, 3 लिख सकते थे, अगर वो सेकेंड या थर्ड ऑर्डर होता मिनिमा तब लिखते। अब आपने दोबारा से वैल्यूज पुट कर दी, 65 आपको पता है, 60 और d आपको पता है, खुद से पता है कि एटम्स के अंदर कितनी स्पेसिंग है, d डिस्टेंस दोनों के दरमियान कितना है, 0.91 एंगस्ट्रॉम है। वैल्यू कैलकुलेट की तो इट कम्स आउट टू बी लैम्डा इक्वल टू 1.65 into 10 to the power -10, राइट। अब मैं आपको एक मजे की बात बताना चाहूंगी। जैसे आपको पता है, आपने जे थॉमसन का नाम सुना है, वो 12th चैप्टर में आपने फिजिक्स के अपने पढ़ा था। व्हाट ही डिड, उसको भी नोबेल प्राइज मिला था। उसने क्या किया था, ही डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन एंड ही आल्सो मेजर्ड द चार्ज मास रेशियो, ये हम सबको पता है। तो जे थॉमसन जो था, ही बेसिकली डिस्कवर्ड द पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, के इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किए। और जीबी थॉमसन जो कि इसका बेटा है, और ये जो आप उसने ये कैलकुलेट किया था, उसने ये प्रूव किया था, और क्या प्रूव किया था, बेसिकली वेव नेचर ऑफ पार्टिकल। उसने क्या पार्टिकल नेचर डिस्कवर किया था, और इसने वेव नेचर पार्टिकल को डिस्कवर किया था, और उसको भी नोबेल प्राइज मिला था। तो दोनों ने एक ही काम किया, एक ने एक नेचर को किया, डिस्कवर किया, और दूसरे ने दूसरे को, राइट। ओके, थैंक यू। ओके, thus to get precise measurement of position we use short wavelength। मैंने शॉर्ट वेवलेंथ का इस्तेमाल किया। नाउ दिस इज द इलेक्ट्रॉन।
अब इसका वेव का मोमेंटम तो बहुत हाई हो गया है, ये जो फोटोन है इट कैरी हाई मोमेंटम एंड कोलिजन विल कॉज, ये जो लाइट है इसको मैंने फोटोन बोला है, ये जो आप वेव शॉर्ट वेवलेंथ यूज कर रहे हैं, शॉर्ट वेवलेंथ। तो जब ये इससे टकराएगी इसका मोमेंटम बहुत ज्यादा है, तो क्या है इसकी जाहिर बात है स्पीड ज्यादा होगी, अपना मोमेंटम इसको ट्रांसफर करेगा और ये तेजी से इधर को मूव कर जाएगा। इससे क्या हुआ है, पोजीशन तो मालूम कर ली हमने, ठीक है, लेकिन आई एम नॉट श्योर अबाउट द मोमेंटम, मैं नहीं बता सकती कि उसका मोमेंटम क्या होगा उसी वक्त पे। पोजीशन आई कैन फाइंड बट आई एम नॉट श्योर अबाउट मोमेंटम। और एग्जैक्ट क्या है, अब जब मैं इसको अगर कैलकुलेशन में देखना चाहूँ कि कौन सा फॉर्मूला होगा, इफ लैम्डा लोकेट पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो मैं कहूंगी कि डेल एक्स इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ लैम्डा। ये ऑफ द ऑर्डर ऑफ लैम्डा, जैसे अगर एक आपके पास इलेक्ट्रॉन है वो एटम के अंदर रिजाइड कर रहा है, तो जितना इसका जो डेल एक्स होगा वो इधर से लेके इधर तक, वो मेरा ख्याल है 10 to the power -15 होता है, तो दिस इज डेल एक्स, ठीक है, ये मतलब है इस जुमले का। Whereas uncertainty in momentum at the same time, उसी वक्त क्या है, डेल पी एच ओवर लैम्डा, अभी मैंने आपको फॉर्मूला लिख के बताया, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आपके पास डेल एक्स डेल पी इज इक्वल टू लैम्डा एच ओवर लैम्डा ऑफ द ऑर्डर ऑफ एच बार। नाउ दिस इज योर फर्स्ट स्टेटमेंट, जो कि हमें ये बताती है कि वी कैन नॉट फाइंड पोजीशन एंड मोमेंटम विद ग्रेट प्रिसीजन एट द सेम टाइम। मालूम कर सकते हैं पोजीशन को, मोमेंटम को, लेकिन एक ही वक्त में दोनों को नहीं मालूम कर सकते। Now this is the second statement of uncertainty principle. ये क्या है? It is not possible, कि आपने statement इसी तरह से लिखनी, it is not possible to make a simultaneous determination of energy and the coordinate of time coordinate of the particle. ये मैंने time मिस किया है, time coordinate of a particle with unlimited precision. यानी if del is the uncertainty energy and if time interval is del t, then del E del t is of the order of h. The more accurately we can determine energy, the more uncertain we will be of the time during which it has that energy. ये जरूर आपने मेंशन करना उसी टाइम पे कि तो ये हम एक वक्त में एक को अगर इसको फाइंड आउट करते हो तो ये नहीं, आपको जैसे वो रीजन था कि एक वक्त में दोनों को आप नहीं प्रिसाइसली फाइंड आउट करते। नाउ दिस इज द एंड ऑफ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। दिस इज डेल ई डेल टी इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ एच बार। एच बार आपको पता है व्हाट इज एच बार, इट इज एच डिवाइडेड बाय 2 पाई, इसकी वैल्यू आप जरूर मेंशन करें।